नमस्कार दोस्तों, पिछले 40 सालों में सिर्फ 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने साइप्रस का दौरा किया। साल 1982 में इंदिरा गांधी और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यात्रा की। अब पीएम मोदी साइप्रस में हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा 2 दशकों के बाद हो रही है, तो सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस क्यों गए? सीधे तौर पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जा सकते थे, लेकिन उससे पहले साइप्रस में है। मोदी की साइप्रस यात्रा को गोदी मीडिया एक अलग नजरिए से दिखा रहा है। अंधभक्तों को सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बीजेपी के समर्थक विदेश नीति पर पीएम मोदी की नीति कारगर नहीं रहने की वजह से गुस्से में है। ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की ओर इशारा कर रही है। अब ये सब देखकर भारत का एक वर्ग जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो कह रहा है मोदी तो आगरो देन को सबक सिखाने के लिए साइप्रस गए हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी टीम पीएम मोदी के साइप्रस दौरे को लेकर एक अलग तरह की राय दे रहे हैं, जो बिल्कुल ही अलहदा है। क्लियर कट तरीके से बता रहे हैं मोदी इसलिए साइप्रस दौरे पर गए हैं। दोस्तों, मोदी को साइप्रस यात्रा कूटनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 1974 तक इस साइप्रस के 1/3 हिस्से पर तुर्की ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा तुर्की को स्पष्ट संदेश है, क्योंकि तुर्की और साइप्रस के बीच 36 का आंकड़ा है। बीते दिनों भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव की स्थिति के दौरान तुर्की ने दुश्मन देश पाकिस्तान का समर्थन किया था, जबकि साइप्रस ने भारत का समर्थन किया। दोस्तों, साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीप है जो तुर्किया और सीरिया के करीब मौजूद है। भौगोलिक रूप से एशिया में होने के बावजूद ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। पुरातात्विक सबूतों से पता चलता है कि यहाँ कम से कम 12,000 साल पहले से लोग रह रहे हैं। साइप्रस पर करीब 300 सालों तक ओटोमन साम्राज्य का राज्य रहा। हालांकि साल 1878 में अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया, फिर भी ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक रूप से साल 1914 तक इसे अपना उपनिवेश घोषित नहीं किया गया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए साइप्रस के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। लगातार 5 सालों तक चली गुरिल्ला लड़ाई के बाद अंग्रेजों से साइप्रस को साल 1960 में आज़ादी मिली। साल 1974 में तुर्किया के हमले के बाद ये देश 2 हिस्सों में बंट गया था। तभी से इस आइलैंड के उत्तरी 1/3 हिस्से पर तुर्किया साइप्रस सरकार का शासन है और दक्षिणी 2/3 हिस्से पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ग्रीक साइप्रस सरकार शासन करती है। इन दोनों के बीच शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन लाइन खींच रखी है। इस विभाजन के कारण साइप्रस की राजधानी निकोसिया दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 देशों की राजधानी में बटा है। दोस्तों, लेबनान से थोड़ी दूरी पर मौजूद साइप्रस को दुनिया के सबसे अधिक घनी आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है। सौंदर्य से भरे इस देश में आश्चर्यजनक रूप से बिल्लियों की संख्या इंसानों से भी ज़्यादा है। इस देश में कहीं भी किसी सरकारी, निजी संस्थान या सार्वजनिक स्थल पर आराम फरमाती बिल्लियाँ दिखती ही रहती हैं। साइप्रस की कुल जनसंख्या जहां 12,50,000 के आसपास है, वहीं बिल्लियों की संख्या 15 लाख के आसपास है। ऐसे में वहां स्विमिंग पूल से लेकर बार, होटल, यहां तक कि स्कूल कॉलेज के बाहर तक बिल्लियां लोगों द्वारा दिए जाने वाले खान पान के सम्मान का इंतजार करती दिखती हैं। बिल्लियों के कारण साइप्रस के लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बताया जाता है कि रोम की रानी सेंट हेलेना से साइप्रस आते समय अपने साथ सैकड़ों बिल्लियां भी लाई थी। वो इसके जरिए सांपों को भगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बिल्लियों को यहाँ बसाया। एक मान्यता ये भी है कि प्राचीन मिस्र की क्लियोपेट्रा इन्हें साइप्रस लाई थी। पुरातत्व विभाग की माने तो 7500 ईसा पूर्व की एक कब्र में इंसान के साथ एक बिल्ली भी दफन की गई थी। अब मोदी जी बिल्लियों को देखने के लिए तो साइप्रस नहीं गए होंगे। कांग्रेस इसे एक अलग ही नज़रिए से देख रही है। पहली बात, कांग्रेस संकेतों में पीएम मोदी को कह रही हैं साइप्रस गए हैं तो भारत की विदेश नीति को गुरगोबर मत कीजिएगा। लेकिन दूसरी बात जो कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं वो चौंकाने वाली है।
हैरान करने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी पिछली बार अमेरिका गए थे तो अडानी के पीछे पड़ा वहां का प्रशासन अचानक उनके लिए अपने तेवर को बदल दिए। दरअसल नवंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीक के प्रबंध निदेशक विनीत एस जैन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने एक भारतीय बिजली परियोजना के कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अधिकारियों को घूस दी। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को फंडिंग जुटाते समय गुमराह किया। इन आरोपों के तहत अडानी ग्रुप पर कथित रूप से 236 बिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगा था। अभी अगर अडानी की स्थिति अमेरिका में देखेंगे तो अच्छे हालात में कहेंगे। माना जाता है कि इसमें मोदी का हाथ है। खैर, कांग्रेस ने क्या दावा किया वो जान लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री इस समय साइप्रस में हैं और वहां से कनाडा जाएंगे। जाहिर है वे हमें ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि महज एक संयोग है कि मोदानी घोटाले से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति साइप्रस का नागरिक है। रिपोर्टों के मुताबिक साइप्रस स्थित फंड न्यू लियाना अडानी समूह की कंपनियों में लगभग 420 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इस फंड के अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर अमीक्रॉप नामक एक संस्था से जुड़े हैं। यही अमीक्रॉप कम से कम 7 अडानी प्रमोटर इकाइयों की स्थापना में शामिल रही है। इसके अलावा इसका नाम विनोद अडानी से जुड़ी 17 ऑफशोर शेल कंपनियों से भी जुड़ा हुआ है। अमीक्रॉप का नाम उन 3 मॉरिशस स्थित ऑफशोर निवेशकों से भी जुड़ा है जिन्होंने अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया है। ये सभी लेन देन वर्तमान में सेबी की जांच के दायरे में है, लेकिन ये जांच इसलिए बाधित हो रही है क्योंकि साइप्रस जैसे टैक्स हेवन देश वित्तीय लेन देन की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से उस स्तर का दबाव भी नहीं डाला जा रहा है जिसकी जरूरत है। तो कांग्रेस संचार विभाग के हेड जयराम रमेश पीएम मोदी साइप्रस क्यों गए उसकी एक अलग ही वजह बता रहे हैं, जो अंधभक्तों के दावों के इतर है। राइट विंग वाले साइप्रस दौरे को तुर्किया को सबक सिखाने वाला मान रहे हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। लेकिन मोदी साइप्रस क्यों गए इसकी वजह कांग्रेस और उनके लोग अलग मान रहे हैं। जयराम रमेश आगे लिखते हैं, साइप्रस को 16 अगस्त 1960 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 1950 के दशक में भारत ने इस द्वीप के उपनिवेश से मुक्ति के लिए वैश्विक अभियान का नेतृत्व किया था। पंडित नेहरू ने तो ये भी सुनिश्चित किया था कि साइप्रस के नेता और स्वतंत्रता सेनानी आर्च बिशप सेकंड इंडोनेशिया में अप्रैल 1955 के अंतिम सप्ताह में आयोजित ऐतिहासिक एशियाई अफ्रीकी बाडुंग सम्मेलन में भाग लें। वो शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र यूरोपीय थे। 2 साल बाद वीके कृष्णन मेनन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में साइप्रस पर एक प्रस्ताव पेश किया और अपने जोशीले भाषण से दुनिया का ध्यान खींचा। न्यूयॉर्क टाइम के पहले पन्ने पर इस प्रस्ताव की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। करिश्माई आर्च बिशप, जो बाद में साइप्रस गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने, नवंबर 1962 में भारत आए और 2 हफ्ते भारत में बिताए। जब पंडित नेहरू का निधन हुआ तो 27 मई 1964 को साइप्रस में सार्वजनिक अवकाश और राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में दिल्ली के गोल्फ लिंक इलाके की एक व्यस्त और सुंदर सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया। हालांकि साइन बोर्ड पर उनका नाम 2 भागों में विभाजित है। भारत के 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल PS ज्ञानी, महान जनरल KS थेमैया और लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने 1964 से 1974 तक संयुक्त राष्ट्र साइप्रस बल का नेतृत्व किया। हालांकि 2 विद्वानों ने एक उत्कृष्ट लेख लिखा है जो साइप्रस गणराज्य के गठन में भारत की अहम भूमिका को उजागर करता है। मुझे संदेह है कि मोदी जी के सलाहकारों को इस इतिहास की जानकारी भी होगी। आज की भू राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में यह याद रखना जरूरी है कि 1950 के दशक में भारत द्वारा साइप्रस की स्वतंत्रता के लिए किया गया समर्थन तुर्किया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा की थी। बाकी सब तो दोस्तों जयराम रमेश ने ठीक कहा, लेकिन अंत में जाकर जो बात कही उस पर हो सकता है राहुल गांधी को ऐतराज हो। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 1950 के दशक में भारत द्वारा साइप्रस की स्वतंत्रता के लिए किया गया समर्थन तुर्किया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा की थी।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहने की ज़रूरत कांग्रेस के संचार हेड को क्यों पड़ी। साइप्रस में अगर वाकई में पीएम मोदी देश हित के लिए कुछ करते हैं, भले ही उससे तुर्किया नाराज हो, भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। अरे ऐसा मित्र अपने साथ जोड़कर भारत क्या करेगा जो वक्त पड़ने पर दुश्मन का साथ देने लगे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी तो इस तुर्किया ने तो पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। अब भारत अगर तुर्किया को मिर्च लगाने के लिए उसके दुश्मन साइप्रस से दोस्ती करता है तो क्या गलत रहेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या गलती की, साइप्रस का साथ ही दिया ना। रिश्तों में खटास लाने का काम तो तुर्किया ने किया। जयराम रमेश की ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीति के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब पता नहीं रमेश ने गलती में ऐसी बात कही या जानबूझकर। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।